तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2600 साल पहले के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जो पुरानी सभ्यता की यादें धुंधली पड़ चुकी थीं और एक बिल्कुल नई दुनिया, एक नया भारत जन्म ले रहा था। ये कहानी है लोहे की, नए शहरों की और उन जबरदस्त विचारों की जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी। तो सवाल ये है ना, कि कोई सभ्यता मतलब एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन दोबारा जन्म कैसे लेती है? वो कौन सी चिंगारी होती है जो राख की परतों के नीचे से एक नए युग को जन्म दे देती है? आज हम उन्हीं ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में पीछे चलते हैं, सोचते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहते थे, वो धीरे धीरे बड़े इलाकों मतलब जनपद में बदले। हाँ, और फिर वही जनपद आगे चलकर बन गए शक्तिशाली राज्य, महाजनपद। ये सब लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास हो रहा था। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे ना 3 बड़ी वजहें थीं। पहला था लोहा, जिसने खेती से लेकर लड़ाई तक सब कुछ बदल दिया। दूसरे थे शहर, जो व्यापार और ताकत के नए सेंटर बने। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो थे नए क्रांतिकारी विचार, जिन्होंने लोगों की सोच को ही झकझोर कर रख दिया। अब इतिहासकार इस दौर को एक बड़ा फैंसी नाम देते हैं, दूसरा शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन। पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है और इसे दूसरा क्यों कहते हैं? मतलब पहला कौन सा था? चलिए समझते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, पहला शहरीकरण था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कांस्य यानी ब्रॉन्ज पर आधारित थी। लेकिन वो सभ्यता तो जैसे इतिहास में कहीं खो गई। फिर करीब 1000 साल की खामोशी के बाद जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, जैसे अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की लिस्ट है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ भी हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में जो 16 नाम है वो इस तरह हैं। पहला अंग, इसकी कैपिटल थी चंपा। दूसरा मगध, पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्रानी आज का पटना। बिल्कुल। तीसरा काशी, कैपिटल वाराणसी। चौथा वत्स, कैपिटल कौशाम्बी। पांचवा कोसल, कैपिटल श्रावस्ती, अयोध्या भी इसी का हिस्सा था। छठा सूरसेन, कैपिटल मथुरा। हाँ, कृष्ण की नगरी। सही। सातवां पांचाला, इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी की अहिच्छत्र और दक्षिणी की काम्पिल्य। 8वां कुरु, कैपिटल इंद्रप्रस्थ, महाभारत वाला। हाँ। 9वां मत्स्य, कैपिटल विराट नगर। 10वां चेदी या चेत्य, कैपिटल सोथीवाती, जो शायद आज के बांदा के पास थी। 11वां अवंती, इसकी भी 2 राजधानियां, उत्तरी की उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। बाहुबली वाली महिष्मती। हाँ, शायद वही। 12वां गांधार, कैपिटल तक्षशिला, बहुत मशहूर शिक्षा का केंद्र। 13वां कंबोज, कैपिटल पुंछ, राजौरी हजारा इलाके में। 14वां अश्मक या अस्सक, कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठन। ये अकेला महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वां वज्जी, कैपिटल वैशाली, ये गणराज्य था। और 16वां मल्ल, कैपिटल कुशीनारा, ये भी गणराज्य था। यहीं बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वाह। लोहे के हल से गंगा के मैदानों की सख्त जमीन को जोतना मुमकिन हुआ, तो लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ करके बस्तियां बसाई गईं। बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, लोहे के औजार मतलब ज्यादा खेती मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज। जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो कुछ लोग कारीगर, सैनिक और व्यापारी बन गए, और इसी एक्स्ट्रा अनाज ने व्यापार को जन्म दिया। व्यापार के लिए बने सिक्के, और जहां व्यापार और पैसा होता है वहीं तो बड़े बड़े शहर और ताकतवर राज्य खड़े होते हैं। और ये जो सिक्के थे ना, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्रांति थे। सोचकर देखिए, अब बार्टर सिस्टम की जरूरत नहीं कि भाई गेहूं के बदले जूते ले लो, नहीं, अब बस सिक्के दो और काम खत्म। इन पंच मार्क्ड सिक्कों ने व्यापार को बहुत तेज और बहुत दूर तक फैला दिया। तो जाहिर है, जब इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में इतना कुछ हो रहा है तो पॉलिटिक्स कैसे पीछे रहती? अब भारत का पॉलिटिकल मैप एक चेसबोर्ड जैसा बन गया था, जिस पर कई नए ताकतवर खिलाड़ी आ चुके थे। और इस चेस बोर्ड पर खिलाड़ी कितने थे?
बौद्ध ग्रंथ हमें बताते हैं 16, जी हाँ, 16 बड़े बड़े राज्य जिन्हें कहा गया महाजनपद। और ये कोई दोस्त नहीं थे, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे जो जमीन, नदियों और व्यापार के रास्तों पर कब्जे के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन इन 16 में से भी 4 ऐसे थे जो बाहुबली थे, उस दौर की सुपर पावर्स: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। हर कोई नंबर 1 बनना चाहता था, लेकिन रेस कोई एक ही जीतने वाला था। और एक और मजेदार बात, ऐसा नहीं था कि हर जगह एक राजा का ही सिक्का चलता था। नहीं, ज्यादातर महाजनपदों में राजतंत्र था, मतलब मोनार्की। लेकिन कुछ, जैसे वज्जी और मल, वो गणराज्य थे, रिपब्लिक्स। सोचिए उस जमाने में डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम, जहां सारे फैसले कोई एक राजा नहीं बल्कि एक पूरी सभा मिलकर लेती थी। कमाल का आइडिया था ये। तो देखिए, जमीन पर राज्यों की लड़ाइयां चल रही थीं, बाजारों में सिक्कों का शोर था, लेकिन एक और क्रांति हो रही थी, और वो थी विचारों की क्रांति। लोगों के दिमाग में हो क्या रहा था कि जो पुराना धार्मिक सिस्टम था, बड़े बड़े महंगे यज्ञ, जाति पाति का भेदभाव, वो अब लोगों को, खासकर नए अमीर बने व्यापारियों को, समझ नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ नया चाहिए था। और इसी खालीपन को भरा 2 नए जबरदस्त आइडियाज ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर और बुद्ध दोनों ने कहा कि ये महंगे कर्मकांड छोड़ो और अच्छा इंसान बनो, अहिंसा अपनाओ। उनकी ये सीधी और सरल बात लोगों के दिल को छू गई। तो अब वापस आते हैं उस पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर। 16 खिलाड़ी थे, 4 सुपर पावर थे, लेकिन विनर तो एक ही था। एक ऐसा किंगडम जिसने एक एक करके सबको हराया और भारत का पहला साम्राज्य बनाया, और उसका नाम था मगध। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर मगध ही क्यों? बाकियों में ऐसी क्या कमी थी, या मगध में ऐसा क्या खास था जो वो सबसे आगे निकल गया? देखिए, मगध की जीत का कोई एक सीक्रेट नहीं था। ये कई चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर था, एक विनिंग फॉर्मूला। पहला, जबरदस्त लोकेशन, गंगा की उपजाऊ घाटी, मतलब पैसा ही पैसा। दूसरा, रिसोर्स, पास में ही लोहे की खदानें, मतलब अनलिमिटेड हथियार। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, लीडरशिप, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब इसमें एक हाथियों वाली तगड़ी सेना और किलो जैसी मजबूत राजधानियों को भी जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? एक अनबीटेबल सुपर पावर। और ये जीत कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ये एक रिले रेस की तरह था। हर्यक वंश ने शुरुआत की, शिशुनाग वंश ने रफ्तार बढ़ाई, और नंद वंश ने तो एक विशाल साम्राज्य बनाकर फिनिशिंग लाइन ही पार कर दी। और जानते हैं, इसी मजबूत फाउंडेशन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सबसे महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की इमारत खड़ी की। तो आखिर में जब हम इस पूरे दौर को देखते हैं, तो इसकी लेगेसी क्या है? हमें इसे आज क्यों याद रखना चाहिए? इसकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां और बड़े बड़े साम्राज्य नहीं है। नहीं, इस दौर ने भारत को वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया जिस पर अगले 1000 साल का भारत बना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इसी दौर की देन है। सच कहें तो क्लासिकल इंडिया की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे उस दौर में लोहे और नए विचारों ने सब कुछ बदल दिया था, आज के दौर का लोहा क्या है? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, कौन सा वो आइडिया है जो हमारी दुनिया को ठीक उसी तरह बदल रहा है जैसे महाजनपदों ने प्राचीन भारत को बदला था? आपने शुरू में कहा पहले जन थे, मतलब ट्राइब्स या कबीले। जब ये एक जगह टिक कर रहने लगे, खेती करने लगे, तो वो इलाके जनपद कहलाए। फिर धीरे धीरे कुछ जनपद ज्यादा ताकतवर हो गए। ताकतवर कैसे? मतलब लड़ाई झगड़े से? हाँ, लड़ाई भी थी, संसाधनों पर कब्जा भी था, बेहतर खेती, व्यापार, इन सब वजहों से कुछ जनपद दूसरों से आगे निकल गए। उन्होंने कमजोर जनपदों को या तो जीत लिया या अपने में मिला लिया। हर्यंग डायनेस्टी मगध की पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है। इसके फाउंडर थे बिंबिसार। उनको सैन्य भी कहते हैं, मतलब जिसके पास सेना हो। उन्होंने लड़ाई लड़कर अंग को जीता और डिप्लोमेसी भी खूब इस्तेमाल की। कोसल, लिच्छवी और मद्र देश की राजकुमारियों से शादी करके पावरफुल अलायंसेस बनाए। हाँ, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस उस दौर में आम थे। बिल्कुल। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार पड़े तो अपना मशहूर राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए उज्जैन भी भेजा था। इससे दोस्ती बढ़ी। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु ने तो सुना है अपने पिता को ही मार दिया था। हाँ,
ऐसे कहा जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की। वो बहुत एम्बिशियस थे। उन्होंने काशी को पूरी तरह मगध में मिला लिया और वज्जी संघ, खासकर लिच्छवियों से लंबी लड़ाई के बाद उन पर भी जीत हासिल की। और बौद्ध धर्म से भी उनका जुड़ाव था। हाँ, उन्हीं के संरक्षण में राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने फिर राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की। हर्यंक वंश के बाद कौन आया? इसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी। अवंती को हराया और मगध में मिला लिया। अवंती काफी शक्तिशाली राज्य था, तो ये बड़ी जीत थी। इसी डायनेस्टी के राजा कालाशोक के समय वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अच्छा, और फिर आया नंद वंश, जिनके बारे में कहते हैं वो बहुत पावरफुल थे। हाँ, शिशुनागों के बाद नंद डायनेस्टी आई। इसके फाउंडर थे महापद्मनंद। पुराणों में उन्हें एकराट कहा गया है, मतलब एकमात्र सम्राट। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से क्षत्रिय राजाओं को हराया। उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इस डायनेस्टी के आखिरी राजा थे धनानंद। धनानंद, इनका नाम तो सिकंदर के साथ जुड़ता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल, धनानंद के ही समय में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने 326 बीसी के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर हमला किया था। वो मशहूर बैटल ऑफ हाइडास्पेस झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच इसी दौरान हुई थी। लेकिन सिकंदर की सेना मगध तक नहीं आई। नहीं, कहा जाता है कि व्यास नदी के पास आकर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। शायद वो थक गए थे, या शायद उन्हें नंदों की विशाल सेना का डर था। धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो ये तो हुई मगध की कहानी और उसके राजवंश, पर उस दौर का समाज, अर्थव्यवस्था वो कैसा था? रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? हाँ, उसकी भी हमें झलक मिलती है। आर्कियोलॉजी से खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिन्हें NBPW कहते हैं। ये बहुत चमकीले काले रंग के होते थे। ये हाई क्वालिटी पॉटरी उस समय की प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजी दिखाती है। और पैसे वैसे के लिए क्या इस्तेमाल होता था? कॉइन्स थे? हाँ, चांदी के सिक्के चलते थे, जिन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। इन पर अलग अलग निशान ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। कुछ सोने के सिक्कों का भी जिक्र मिलता है, जैसे निष्क और शतमान, पर वो शायद बड़े लेन देन या दान वगैरह में इस्तेमाल होते थे। और व्यापार वगैरह कैसे चलता था? कोई सिस्टम था? टैक्सेस थे? हाँ बिल्कुल, कारीगरों और व्यापारियों की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जिन्हें श्रेणी यानी गिल्ड्स कहते थे। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, क्वालिटी कंट्रोल करती थीं और कभी-कभी तो बैंकों जैसा काम भी करती थीं। राज्य की आमदनी के लिए टैक्स सिस्टम भी डेवलप हो चुका था। टैक्स कैसे लेते थे? किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। इसके अलावा एक और टैक्स था बलि। ये शायद शुरू में वॉलंटरी गिफ्ट रहा हो राजा के लिए, पर बाद में कंपल्सरी टैक्स बन गया। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी है महाजनपदों की।